सो एमाइड से जो था उसका जो पहला का आईपी नेमिंग होगा लॉन्गेस्ट चेन तो यही हो गया। तो नंबरिंग चालू करना है, तो नंबरिंग कहाँ से चालू करेंगे? यहाँ से एक, यहाँ पर हो गया ये फर्स्ट कार्बन हो गया हम लोगों के लिए, ठीक है ना। ये हो गया सेकेंड, ये हो गया थर्ड, सॉरी इसको थोड़ा। सो यहाँ पर एक्चुअली बेसिकली ये हो गया फर्स्ट कार्बन, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स। तो इसका नाम क्या होगा बेसिकली? देखो, फोर में एक तो इथाइल ग्रुप मौजूद है, टू में मिथाइल है, तो इसका नाम हो गया क्या एक्चुअली? इसका नाम हो गया फोर इथाइल, टू मिथाइल, टू मिथाइल हो गया। उसके बाद क्या होगा? हेक्स हो गया, क्योंकि सिक्स कार्बन है टोटल। तो हेक्स, उसके बाद लिखेंगे क्या? फाइव इन और एमाइड लास्ट में, ठीक है ना। तो इसका यही नाम था इसका। अच्छा, इस ग्रुप से भी एक था होमो, तो इसका फिर वही सेम करना है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को ढूंढना था। तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ये हो गया लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। तो पहले तो इसको नंबरिंग करना पड़ेगा। तो नंबरिंग कहाँ से चालू करेंगे? जहां पर फंक्शनल ग्रुप है। तो ये वन टू थ्री फोर हो गया, तो इसका नाम क्या हो गया बेसिकली? थ्री क्लोरो, थ्री क्लोरो। उसके बाद क्या हो गया इसका नाम? ब्यूटानोइल क्लोराइड। तो ये हो गया इसका आईपिक नेम। ओके, उसके बाद में क्या था एक्चुअली हम लोगों का? ईस्टर, ईस्टर से भी एक था होमवर्क। तो ईस्टर से ये वाला इसका नाम क्या होगा एक्चुअली? तो यहाँ पर भी वही, ये हो गया मेन कार्बन चेन। तो ईस्टर का पहला क्या आता है? एल्काइल ग्रुप का नाम पहले आता है, उसके बाद पूरा चीज का नाम आता है। तो इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा बेसिकली? इसका नाम हो गया क्या? मिथाइल, मिथाइल। इसका नाम, उसके बाद यहाँ पर कार्बन में कितने कार्बन है? तीन है। प्रोपानोएट, मिथाइल प्रोपानोएट, इसका नाम हो गया मिथाइल प्रोपानोएट। ओके, यह इस पेज में हो गया। नेक्स्ट पेज में क्या क्या होमवर्क था? ओइक एसिड से था कुछ, जैसे ओइक एसिड से इसका क्या नाम हो रहा है? तो पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को ले लेते हैं इसका। तो ये हो गया सबसे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। तो ऐसे जाएंगे हम लोग, डबल बॉन्ड है इसलिए। तो नंबरिंग यहाँ से चालू हो रहा है, वन टू थ्री फोर फाइव, यहाँ पर सिक्स हो गए कार्बन। तो फोर में क्या है? ब्रोमीन अटैच्ड है, टू में अटैच्ड है क्या? इथाइल, और फाइव में भी एक तो इथाइल है। तो इसका नाम क्या हो गया इसलिए? तो ब्रोमीन पहले आएगा अल्फाबेटिकली। तो फोर ब्रोमो, फोर ब्रोमो, टू कॉमा फाइव डाई इथाइल, टू कॉमा फाइव डाई इथाइल हेक्स, हेक्स फाइव इन ओइक एसिड। ये होगा इसका कंपाउंड का नाम। अच्छा, तो सिमिलरली इस वाले कंपाउंड के लिए क्या करेंगे? देखो, तो यहाँ पर भी लॉन्गेस्ट चेन को लेना है पहले, तो ये हो गया लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में हमें पाई बॉन्ड को भी रखना है साथ में। तो कैसे करना पड़ेगा फिर? सॉरी, यहाँ पर एसिड, तो ये हो गया एसिड। तो यहाँ पर लॉन्गेस्ट कार्बन चेन एक्चुअली ये वाला होगा, ये वाला होगा लॉन्गेस्ट कार्बन चेन एक्चुअली, ठीक है ना। और इसके लिए एक्चुअली ये पूरा चीज जो हो गया सब ग्रुप बन गया एक्चुअली। ये वाला जो पूरा ग्रुप बन गया क्या एक्चुअली? सब ग्रुप बन गया। और इसके साथ क्या क्या अटैच्ड है? यहाँ पर एक मिथाइल, यहाँ पर मिथाइल अटैच्ड है। तो उसका आईपी नेम क्या हो रहा है कंपाउंड का? तो यहाँ पे नंबरिंग पहले कर लेते हैं इसका, वन टू थ्री फोर फाइव, यह सिक्स। तो फोर में अटैच्ड क्या है एक्चुअली? पूरा चीज अटैच्ड है। तो इसका नाम क्या होगा बेसिकली? फोर वन प्राइम, क्योंकि यहाँ पर एक, इस सात चेन का भी एक कार्बन है बहुत सारा।
तो इसलिए क्या हो गया 1' क्लोरोइथाइल, क्लोरो क्लोरोइथाइल हो गया इसका नाम। उसका ब्रैकेट क्लोज करके क्या लिखेंगे, देखो 2 और 3 में मिथाइल है तो 2,3 डाई मिथाइल, 2,3 डाई मिथाइल। उसके बाद क्या लिखना है हमें, हेक्स 5 इन, हेक्स क्योंकि यहाँ पर 6 कार्बन है टोटल इसलिए हेक्स। उसके बाद क्या लिखेंगे 5 इन, और उसके बाद क्या लिखेंगे ओइक एसिड। तो इस तरीके से पूरा चीज होगा इस वाले कंपाउंड का नेमिंग। ओके, बाकी का सब कुछ कर दिए थे। अच्छा, उसके बाद क्या था आईयूपीएक नेमिंग ऑफ पॉलीफंक्शनल ग्रुप्स का। तो उनमें से जैसे इस वाले का आईयूपीएक नेमिंग नहीं लिखा था, किसी ने ट्राई किए थे। देखो यहाँ पर ये हो गया लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, तो यहाँ से नंबरिंग चालू होगा क्योंकि ये मेन फंक्शनल ग्रुप है। तो यहाँ पर क्या क्या देख पा रहे हैं, कहाँ पर कौन सा ग्रुप अटैच्ड है। जैसे देख रहे हैं 5 में NH2 जुड़ा है, तो उन्हें पहले 5 एमिनो लिखना है। उसके बाद क्या लिखेंगे एक्चुअली 4 हाइड्रोक्सी, 4 हाइड्रोक्सी के बाद क्या लिखेंगे एक्चुअली हेक्स लिखेंगे क्योंकि टोटल 6 कार्बन है इसलिए हेक्स लिखना है। और 2 इन क्योंकि 2 में डबल बॉन्ड है तो हेक्स 2 इन एमाइड, इसका पूरा नाम हो गया। ओके, जैसे इसके बाद वाले कंपाउंड जैसे इसके लिए क्या होगा, तो यहाँ पर भी सेम काम करना है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को ले लेना है। तो ये हो गया लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। अब इसका नंबरिंग किस साइड से करें, इस साइड से करना पड़ेगा क्योंकि अल्फाबेटिकली एमिनो को मिनिमम नंबर देना है हमें। तो इसलिए एमिन जहाँ पर अटैच्ड है उस साइड से नंबरिंग चालू होगा। इसका नाम क्या हो गया, और OH हो गया मेन फंक्शनल ग्रुप। तो ये हो गया मेन फंक्शनल ग्रुप। तो इसका नाम क्या हो गया बेसिकली, इसका नाम हो गया 2 एमिनो 4 ब्रोमो पेंटान 3 ऑल, पेंटान 3 ऑल। नेक्स्ट के लिए भी सेम, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कौन सा हो गया, ये वाला, और मेन फंक्शनल ग्रुप है OH। तो इसलिए नंबरिंग कहाँ से चालू होगा, यहाँ पर, यहाँ से इस साइड से 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 कार्बन है यहाँ पर। तो इसका नाम क्या होगा बेसिकली 6 एमिनो, 6 एमिनो। उसके बाद क्या लिखेंगे हेप्ट, हेप्ट 4 इन 3 ऑल, इस तरीके से लिखेंगे इसका आईयूपीएक नेम। यहाँ पर बाकी सारे हो गए थे, नीचे की तरफ कुछ बाकी था। जैसे यहाँ पर ब्लू कलर में मार्क किया, मतलब ये हो गया मेन फंक्शनल ग्रुप जहाँ पर OH और C डबल बॉन्ड ग्रुप है। तो ये NH2 हो गया क्या सब्स्टिट्यूट ग्रुप। तो इसका नाम क्या हो गया बेसिकली, इसका नाम हो गया एमिनो मिथानोइक एसिड। इसका नाम क्या हो गया एमिनो मिथेनोइक एसिड, एमिनो मिथानोइक एसिड इसका नाम हो गया। जैसे इसका क्या नाम हो गया फिर एक्चुअली, तो यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये मेन फंक्शनल ग्रुप है, तो इसका नाम हो गया क्या मिथानोइक एसिड। इसका सिंपल नाम क्या हो गया एक्चुअली मिथानोइक एसिड। ये जैसे यहाँ पर एस्टर है मेन फंक्शनल ग्रुप, तो NH2 क्या बन गया सब ग्रुप बन गया, और ये बोला मिथाइल भी बन गया एक्चुअली सब ग्रुप। तो यहाँ पर क्या नाम हो गया बेसिकली मिथाइल, मिथाइल एमिनो, एमिनो मिथानोएट, मिथानोएट इसका आईयूपीएक नेम। इस तरीके से वाला भी कर लिया हम लोगों ने। नेक्स्ट कौन सा आ रहा है, नेक्स्ट यहाँ पर कोई है, नीचे की तरफ है और भी। तो इसका क्या होगा नेमिंग, तो एक से ज्यादा कार्बन कॉन्टेनिंग फंक्शनल ग्रुप के लिए क्या था, सिर्फ एल्डिहाइड या कीटोन को छोड़ करके बाकी किसी को नहीं ले सकते। तो ये पर कीटो है मतलब इसको ले सकते हैं इस काउंटिंग में। तो लेंगे तो बेसिकली नंबरिंग चालू होगा कहाँ से एक्चुअली इसका मेन फंक्शनल ग्रुप से जो है एमाइड। तो 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके हो जाएगा इसका। तो इसका नाम क्या हो गया बेसिकली, इसका नाम हो गया 5 कीटो, 5 कीटो। उसके बाद क्या लिखना है हेक्सानामाइड, हेक्सानामाइड, ठीक है ना।
अच्छा, इसके लिए भी सिमिलर लॉजिक। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं कि एस्टर भी है, कीटो भी है, तो दोनों को ही लेना है का साथ में। तो इस तरीके से लॉन्गेस्ट कार्बन चेन बन गया। उसका नंबरिंग करेंगे यहाँ से 1 2 3 4 5 6। तो ये 4 में एक्चुअली एक इथाइल अटैच्ड है और ऑक्सीजन के साथ यहाँ पर मिथाइल अटैच्ड है। तो इसका नाम क्या होगा बेसिकली, इसका नाम होगा क्या, इसका नाम क्या हो जाएगा बेसिकली, होगा क्या 4, इसका क्या नाम होगा बोलो सब लोग। पहले जैसे होता है मिथाइल हो गया पहले, मिथाइल, उसके बाद क्या लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे 4 इथाइल। 4 इथाइल लिखने के बाद क्या लिखना है यहाँ पर एक्चुअली, यहाँ पर लिखना है 5 ऑक्सो या कीटो लिख सकते हैं, 5 कीटो लिख सकते हैं, यहाँ पर कीटोन ग्रुप मौजूद है 5 में। तो 5 कीटो, उसके बाद टोटल 6 कार्बन है। तो हेक्स, और 2 में डबल बॉन्ड है तो हेक्स 2 इन, और एस्टर है इसलिए क्या लिखेंगे 2 इनोएट, इनोएट। इस तरीके से पूरा नेमिंग होगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट कंपाउंड में भी ऐसे ही सिमिलर लॉजिक से करना है। तो यहाँ पर लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को लेना पड़ेगा पहले। तो ये हो गया लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, ऐसे करके ले सकते हैं ना कि हमें एल्डिहाइड को लेना जरूरी था, बेसिकली एल्डिहाइड को लेना जरूरी है। तो मैंने बेसिकली करेक्ट सीक्वेंस होगा ऐसे करके जाना। तो मैंने ये पूरा चीज बन गया एक सब्स्टिट्यूट ग्रुप, ये पूरा चीज। तो इसका नाम क्या होगा फिर ऐसे केस में, तो पहले नंबरिंग कर लेते हैं इसमें, 1 2 3 4 5 कार्बन है, और यहाँ पर देख पा रहे कि अलग से इसका कार्बन है सब ब्रांचिंग के अंदर भी। तो पहले सब ब्रांचिंग का नेमिंग कर लेंगे। तो 4 बोला 3 ब्रैकेट के अंदर क्या लिखेंगे 1' ब्रोमो प्रोपाइल, ब्रोमो प्रोपाइल। उसके बाद क्या लिखेंगे टोटल 5 में एक्चुअली एक डबल बॉन्ड वो है ऑक्सो ग्रुप है, तो 5 ऑक्सो। उसके बाद क्या लिखेंगे एक्चुअली टोटल 5 कार्बन है, तो मैंने पेंट 2 इन, और वीक एसिड है मौजूद तो 1 वीक एसिड। तो इसका हो गया पूरा नाम इस तरीके से। और क्या मैंने हम होमवर्क था, नेक्स्ट था ये वाला होमवर्क था, तो इसके लिए भी सेम। तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को लेना है हमें, ठीक है ना। तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कौन सा हो गया बेसिकली यहाँ पर देख लेते हैं। तो ये हो गया लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। तो यहाँ पर नंबरिंग यहाँ से चालू करना है 1 2 3 4 5 एंड 6। तो यहाँ पर जो CHO और कार्बन का जो पूरा है ये बेसिकली सब ग्रुप एक बन गया एक्चुअली। तो इसके नाम क्या होगा फिर एक्चुअली, तो 4 में वो अटैच्ड है वो सब ग्रुप। तो यहाँ पर लिखेंगे कि 4 फॉर्माइल मिथाइल, फॉर्माइल ग्रुप कहते हैं एज ए ग्रुप के तौर पे, फॉर्माइल मिथाइल। 4 फॉर्माइल मिथाइल के बाद क्या लिखेंगे एक्चुअली, देखो 5 में डबल बॉन्ड है तो उससे पहले एक्चुअली कितने कार्बन है टोटल 6 कार्बन है, तो पहले हेक्स लिखना पड़ेगा, हेक्स। उसके बाद क्या लिखेंगे एक्चुअली 5 इन लिखेंगे, 5 इन लिखने के बाद क्या लिखेंगे एक्चुअली 1 ऑयल क्लोराइड, 1 ऑयल क्लोराइड। इस तरीके से पूरा बात होगा सब लोग। अच्छा नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट वाले कंपाउंड के लिए भी सिमिलर लॉजिक। तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हो गया ये वाला। तो यहाँ पर नंबरिंग चालू होगा फंक्शनल ग्रुप वाले साइड से। यहाँ पर भी 6 कार्बन है एंड 4 में ब्रोमीन है, तो पहले 4 क्या आ जाएगा ब्रोमो आ जाएगा पहले। 4 ब्रोमो के बाद क्या आ जाएगा 5 में कीटो ग्रुप है तो 5 कीटो हो जाएगा। तो उसके बाद क्या हो गया एक्चुअली हेक्सानेल हो गया, क्योंकि एल्डिहाइड ग्रुप मेन फंक्शनल ग्रुप थे यहाँ पर। नेक्स्ट के लिए भी सिमिलर लॉजिक। तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को पहले ढूंढना था, ये हो गया लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। यहाँ पर एमाइड भी है ये भी है, तो इसमें से हम लोग एमाइड के कार्बन को नहीं ले सकते। तो यहाँ पर एमाइड वाला कार्बन को नहीं ले सकते, तो फिर
तो फिर कितना तक जा सकते हैं मैक्सिमम? इतना तक जा सकते हैं मैक्सिमम, क्योंकि मेन फंक्शनल ग्रुप ऑयल क्लोराइड है, तो इससे नंबरिंग चालू हो जाएगा 1 2, उसके बाद यहाँ पर क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा 1 2 3। और 3 में कौन कौन अटैच्ड है देख पा रहे हैं हम लोग, एमिनो ग्रुप अटैच्ड है, तो यहाँ पर पहला क्या होगा, यहाँ पर लिखेंगे 3 एमिनो। 3 एमिनो के बाद क्या लिखेंगे एक्चुअली 3 कार्बामोइल। इस ग्रुप को क्या बोलते हैं एक्चुअली, कार्बामोइल ग्रुप कहते हैं, तो इसलिए 3 कार्बामोइल। 3 कार्बामोइल के बाद क्या लिखेंगे एक्चुअली 2 में हाइड्रोक्सी ग्रुप मौजूद है, तो मतलब इसे लिखेंगे क्या 2 हाइड्रोक्सी। 2 हाइड्रोक्सी के बाद क्या लिखेंगे एक्चुअली, टोटल 3 कार्बन चेन में 3 कार्बन है, तो इसे लिखेंगे क्या प्रोप। प्रोप लिखने के बाद क्या लिखेंगे, डबल बॉन्ड कहाँ पर अटैच्ड है 2 नंबर पोजीशन में, तो प्रोप 2 इन आर 1 व्हील क्लोराइड। ठीक है, इस तरीके से पूरा नामकरण होगा। नेक्स्ट का देखते हैं कि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कौन सा है, तो ये हो गया लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हम लोग का। और बेसिकली तो इसमें नंबरिंग पहले कर लेंगे झट से, तो 1 2 3 4 5 हो गए कार्बन। नेक्स्ट काम क्या करना है हमें एक्चुअली यहाँ पर, बाकी सारी चीज़ वो करना है। जैसे 4 में क्या अटैच्ड है, पूरा ग्रुप अटैच्ड है, तो इस पूरा ग्रुप का क्या नाम हो रहा है एक्चुअली, और इस ग्रुप के अंदर भी 2 कार्बन मौजूद है, तो इसलिए इसका नाम हो गया क्या 4 इथानोइल ऑक्सी। क्या हो गया इथानोइल ऑक्सी। उसके बाद क्या हो गया, टोटल 5 कार्बन है इसलिए, और ओइक एसिड ग्रुप मौजूद है, तो इसलिए नाम क्या होगा इसका पेंटानोइक एसिड। पेंटानोइक एसिड, ये हो गया आईयूपीएक नेम ऑफ द कंपाउंड। नेक्स्ट साइक्लिक कंपाउंड का आईयूपीएक नेमिंग कर रहे थे हम लोग, उसके उसके क्या क्या होमवर्क्स था देख रहे हैं हम लोग। जैसे यहाँ से होमवर्क चालू हो गया, तो इस पहले इसका कंपोनेंट क्या होगा, तो ऊपर में देख रहे हैं क्या हम लोग, ऊपर में मिथाइल अटैच्ड है, नीचे इथाइल अटैच्ड है, तो आईयूपीएक माने अल्फाबेटिकली कौन आगे आते हैं, इथाइल ना मिथाइल आते हैं, ऑब्वियसली इथाइल आगे आते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ से नंबरिंग चालू होगा 1 2 3 4, ये हो गया 5, ये हो गया 6, तो इसका नाम क्या होगा बेसिकली 1 इथाइल 4 मिथाइल, और पूरा कार्बन में टोटल 6 कार्बन है और साइक्लिक कंपाउंड, इसलिए क्या हो गया इसलिए साइक्लोहेक्सेन। इसका नाम हो गया क्या 1 इथाइल 4 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। इस तरीके से इसका नामकरण हो गया। नेक्स्ट जो कंपाउंड्स थे जिनका आईयूपीएक नेम कराया नहीं मैंने, तो इसमें भी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन यही हो गया लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, तो इसका नंबरिंग चालू होगा कि ऊपर से होगा। क्यों इस समय ऊपर से क्यों हो रहा है, मिथाइल से अचानक से क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर 2 मिथाइल ग्रुप मौजूद है इसलिए, नीचे एक ठो इथाइल ग्रुप है इसलिए, तो इसलिए टॉप से नंबरिंग चालू हो रहा है कि ज्यादा सल्फर ग्रुप को मिनिमम नंबर मिल जाए, तो इसलिए यहाँ पर नामकरण में क्या होगा इसका नाम 4 इथाइल। 4 इथाइल के बाद देख रहे हैं कि 1 2 में 2 मिथाइल है, तो 1,2 डाई मिथाइल, उसके बाद क्या होगा साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन हो जाएगा इसका नाम। ओके, नेक्स्ट में देख पा रहे कि OH इज द मेन फंक्शनल ग्रुप, तो OH जहां पर अटैच्ड है वही से नंबरिंग चालू होगा, तो बेसिकली नंबरिंग ऐसे होगा 1 2 3 4 5 6। तो देख पा रहे कि 4 में एमिनो ग्रुप है, तो 4 एमिनो हो गया पहला, उसके बाद क्या हो गया 3 क्लोरो हो गया, उसके बाद क्या हो गया एक्चुअली साइक्लोहेक्सानॉल। साइक्लोहेक्सानॉल हो गया। नेक्स्ट में भी वही सेम लॉजिक, तो OH इज द मेन फंक्शनल ग्रुप, तो नंबरिंग कहाँ से चालू होगा, OH जहाँ पर अटैच्ड है, तो यहाँ पर वहां से चालू हो गया नंबरिंग 1 2 3 4 5, इस तरीके से नंबरिंग हो गया, तो इसका नाम क्या हो गया 2 ब्रोमो। 2 ब्रोमो, उसके बाद क्या हो गया 5 मिथाइल। 5 मिथाइल के बाद क्या लिखेंगे एक्चुअली साइक्लो पेंटानॉल। पेंटानॉल, इस तरीके से पूरा नामकरण होगा इसका। ओके, तो इसके बाद जो कंपाउंड है उसका क्या हो रहा है, तो इसके लिए भी फंक्शनल ग्रुप ढूंढना पहले जरूरी है। एमीन हो गया यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप, तो उसके कार्बन से नंबरिंग चालू होगा,
तो 1 2 3 4 5 6। तो इसका नामकरण क्या होगा इसके लिए? इसका नाम होगा 6 इथाइल। 6 इथाइल के बाद क्या लिखेंगे? 3 मिथाइल। 3 मिथाइल के बाद क्या लिखेंगे? चलिए साइक्लो हेक्सा, क्योंकि 6 कार्बन है टोटल। हेक्सिन लिखना है क्योंकि यहाँ पर डबल बॉन्ड भी मौजूद है। हेक्सिन एमाइड, सॉरी हेक्सिन एमीन, एमाइड तो नहीं है, एमीन ग्रुप है मौजूद है यहाँ पर। हेक्सिन एमीन हो जाएगा इसका नाम। तो इसके बाद वाले का नाम क्या होगा? तो यहाँ पर नंबरिंग चालू कहाँ से करेंगे? OH से। तो 1 2 3 4, ये हो गया 5, ये हो गया 6। तो इसका नामकरण क्या हो रहा है बेसिकली? 6 ब्रोमो, 5 क्लोरो साइक्लोहेक्स 3 इनॉल, ऐसे करके लिखेंगे। 3 में डबल बॉन्ड है और OH ग्रुप मौजूद है मेन फंक्शनल ग्रुप के तौर पे, इसलिए। ओके, इसके बाद में क्या हो रहा है इसका आईपी नेम? तो यहाँ पर नंबरिंग OH से चालू होगा, तो 1 2 3 4 5 6। तो इसका नामकरण क्या होगा? चलिए 6 ब्रोमो 3 क्लोरो, उसके बाद क्या लिखेंगे? साइक्लो हेक्स 1,4 डाई इनॉल, इस तरीके से इसका नाम होगा, डाई इनॉल। डाई इन ऑल क्योंकि 2 डबल बॉन्ड है जो 1 और 4 में लोकेटेड है, इसलिए। अच्छा, नेक्स्ट में एक्चुअली OH इज द मेन फंक्शनल ग्रुप, तो कोई भी एक OH को मान लो। तो 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर इसका नाम क्या होगा? चलिए 5 मार्क F2। इस ग्रुप को मार्क F2 ग्रुप कहते हैं, SH ग्रुप को। इसलिए क्या होगा इसका नाम? 5 मार्क F2। उसके बाद क्या लिखेंगे? साइक्लो, क्योंकि साइक्लिक कॉम्पाउंड है इसलिए साइक्लोहेक्स। उसके बाद क्या लिखेंगे? 5 इन, क्योंकि डबल बॉन्ड है 5 नंबर पोजीशन में। उसके बाद क्या लिखेंगे? 1,3 डाइऑल, क्योंकि दो तो OH ग्रुप है, इसलिए। इस तरह से इसका नेमिंग हो जाएगा। उसके बाद वाला कंपाउंड क्या है? इसका नाम क्या होगा इस वाले कंपाउंड का? तो इसका भी नंबरिंग करना जरूरी है। तो यहाँ पर OH हो गया फर्स्ट फंक्शनल ग्रुप के तौर पे, ये वाला OH। इसको भी ले सकते थे, इस साइड का जो OH था। तो ये 1 2 हो गए यहाँ पर, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये हो गया 6 कार्बन। तो इसका नाम क्या हो गया इसलिए? 6 ब्रोमो, 6 ब्रोमो। उसके बाद क्या लिखेंगे? 3 क्लोरो साइक्लो हेक्स 1,4 डाई इन और 1,5 डाइऑल। इस तरीके से नामकरण हो जाएगा इसका। नेक्स्ट कंपाउंड के लिए भी सेम। तो पहले नंबरिंग करना पड़ेगा। नंबरिंग कौन से साइड से करेंगे? OH वाले साइड से। तो एक, ये हो गया 1 2 3 4 5 6। तो इसका नामकरण क्या हो गया बेसिकली? 3 ब्रोमो 3 3 बोल रहा हूँ। एक्चुअली नंबरिंग कौन से साइड से करना जरूरी होता है? एक्चुअली ऐसे नंबरिंग थोड़ा गलत हो गया। नंबरिंग को इस वे में जाते तो अच्छा रहता। 1 2, बेसिकली यहाँ पर गड़बड़ हो गया थोड़ा नंबरिंग में। असली में नंबरिंग को ऐसे करना जरूरी होगा, 1 2 3, क्योंकि ब्रोमीन को मिनिमम नंबर भी देना है हमें। 3 4 5 6, ऐसे करेंगे तो क्या होगा? 3 ब्रोमो हो जाएगा, उसके बाद 6 क्लोरो हो जाएगा। 6 क्लोरो के बाद क्या होगा? साइक्लोहेक्स। साइक्लोहेक्स के बाद क्या लिखेंगे? 1,4 डाई इन 1,4 डायॉल, 1,4 डायॉल। ये हो गया प्रॉपर नंबरिंग एंड नेमिंग। ओके, इसके लिए क्या हो गया? OH इज द मेन फंक्शनल ग्रुप, तो OH का कार्बन से नंबरिंग चालू होगा। तो 1 2 3। तो इसका नाम क्या हो गया? 2 ब्रोमो 2 ब्रोमो। उसके बाद क्या लिखेंगे एक्चुअली? 4 क्लोरो साइक्लो
साइक्लोपेंट 3 इनॉल हो जाएगा इसका नाम। ठीक है, इसके बाद बाकी कौन सा कंपाउंड है इसका, तो इसके लिए भी वही चीज, तो मेन फंक्शनल ग्रुप, तो यहाँ से नंबरिंग चालू होगा 1 2 3 4 5 6। 6 में मिथाइल है, 4 में अमीनो है, तो 4 एमिनो, उसके बाद क्या लिखेंगे यहाँ पर 6 मिथाइल, 6 मिथाइल, उसके बाद क्या लिखेंगे साइक्लोहेक्स, साइक्लोहेक्स 3 इनॉल, 3 इनॉल, ये हो जाएगा आईपी नेम। ओके, इसके लिए भी मेनली क्या होगा, नंबरिंग यहाँ से चालू होगा, क्योंकि मेन फंक्शनल ग्रुप तो यही है, और वो अटैच्ड एक नंबर कार्बन में। तो इसका नाम क्या होगा एक्चुअली 1, ऐसे लिख सकते हैं इसको, साइक्लोहेक्सेन कार्बोनाइल क्लोराइड। क्या लिखेंगे इसका, साइक्लोहेक्सेन कार्बोनाइल क्लोराइड, कार्बोनाइल क्लोराइड, इस तरीके से होगा। ओके, तो CH2OH में एक्चुअली मेन फंक्शनल ग्रुप बाहर की चेन में है, तो ये हो गया मेन प्रिंसिपल कार्बन चेन। जो बाहर जो 2 कार्बन है वही है मेन प्रिंसिपल चेन, माने यहाँ पर जो रिंग है पूरा रिंग एक्चुअली एक सब्स्टिट्यूट ग्रुप बन गया यहाँ पर। तो इसका नाम क्या होगा बेसिकली 2 साइक्लोहेक्साइल, क्योंकि सेकेंड कार्बन में अटैच्ड है वो साइक्लोहेक्साइल रिंग, 2 साइक्लोहेक्साइल, उसके बाद क्या लिखेंगे इथानल, इसका ऐसे नामकरण हो गया। ओके, नेक्स्ट में देख पा रहे कि मेन कार्बन चेन ये हो गया 1 2 3 4 5 6, तो 3 में एमिनो है और 5 में हाइड्रोक्सी ग्रुप है, तो 3 एमिनो 5 हाइड्रोक्सी, 5 हाइड्रोक्सी, उसके बाद क्या लिखेंगे यहाँ पर, और साइक्लोहेक्सेन है मेन कार्बन चेन में, तो साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया इसका आईपी नेम, क्योंकि COOH को कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप कहते हैं हम लोग। नेक्स्ट का क्या होगा, ये हो गया मेन फंक्शनल ग्रुप जो अटैच्ड है, वहां से नंबरिंग चालू होगा। तो यहाँ पर 1 हो गया फर्स्ट कार्बन, ये हो गया सेकेंड, थर्ड, ये है फोर्थ, ये है फिफ्थ, ये है सिक्स्थ। तो इसका नामकरण क्या होगा 6 ब्रोमो, 6 ब्रोमो के बाद क्या लिखेंगे एक्चुअली साइक्लोहेक्स, उसके बाद 3 इन, क्योंकि 3 में डबल बॉन्ड है इसलिए साइक्लोहेक्स 3 इन, उसके बाद क्या लिखेंगे चलिए कार्बोल्डिहाइड, कार्बोल्डिहाइड, समझ आए सब लोग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है CN इज द मेन फंक्शनल ग्रुप यार, तो उससे ही नंबरिंग चालू हो रहा है। तो ये हो गया फर्स्ट कार्बन, ये हो गया सेकेंड, ये हो गया थर्ड, ये हो गया फोर्थ, ये हो गया फिफ्थ, ये हो गया सिक्स्थ कार्बन। तो इसका नाम क्या हो गया बेसिकली 3 एमिनो 6 ब्रोमो साइक्लोहेक्स, क्योंकि साइक्लोहेक्सल रिंग है, साइक्लोहेक्सिन बोलना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर डबल बॉन्ड है, साइक्लोहेक्सिन, और इस पूरा ग्रुप को क्या बोलते हैं कार्बोनाइट्राइल ग्रुप, तो साइक्लोहेक्सिन कार्बोनाइट्राइल, कार्बोनाइट्राइल। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक्चुअली मेन फंक्शनल ग्रुप है COOH ग्रुप, और बाकी सब लोग है सब्स्टिट्यूट ग्रुप, तो नंबरिंग चालू होगा उसके ही कार्बन से, तो 1 2 3 4 5 6, और ये पूरा जो चीज है ये बन गया एक्चुअली एक सब्स्टिट्यूट ग्रुप। तो इसमें इसका नाम क्या होगा चलिए इथॉक्सी कार्बोनाइल ग्रुप। तो ये कहाँ पर अटैच है 3 नंबर में, तो 3 इथॉक्सी कार्बोनाइल हो गया। क्या होगा 3 इथॉक्सी कार्बोनाइल, उसके बाद है गया साइक्लोहेक्सेन, क्योंकि 6 मेंबर रिंग है, तो साइक्लोहेक्स और कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक
एसिड, ये हो गया आईयूपैक नेम। नेक्स्ट इसका, तो इसमें देख पा रहे क्या मेन फंक्शनल ग्रुप है ऑयल क्लोराइड, ऊपर में जो ये है पूरा, ये हो गया मेन फंक्शनल ग्रुप, बाकी लोग सारे सब्स्टिट्यूट ग्रुप्स है। तो नंबरिंग वही से चालू होगा मेन फंक्शनल ग्रुप से। तो 1 हो गया ये वाला, एक बार 2 3 4 5 6, तो इसका नाम क्या होगा एक्चुअली 2 ब्रोमो, उसके बाद क्या लिखेंगे 5 कार्बामोइल, कार्बामोइल ग्रुप कहते हैं एमाइड ग्रुप को, तो कार्बामोइल साइक्लोहेक्सेन, कोई डबल बॉन्ड नहीं है इसलिए। और मेन फंक्शनल ग्रुप है क्या कार्बोनाइल क्लोराइड, मैंने कार्बोनाइल क्लोराइड लिखना है लास्ट में, कार्बोनाइल क्लोराइड। तो इस तरीके से पूरा नामकरण हो गया। ये था लास्ट क्लास का आईयूपैक नेमिंग सारा, ठीक है ना। नाउ आईयूपैक नेमिंग, IUPAC name of aromatic compound, aromatic compound। तो पहला जैसे एरोमेटिक कंपाउंड हो गया बेंजीन हो गया हम लोग का, ये हो गया बेंजीन। अब बेंजीन के साथ और कौन कौन आ सकता है, जैसे इसको कहते हैं एक्चुअली बेंजीन। और कौन होता है, जैसे बेंजीन के ऊपर CH3 आएगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे टॉलुइन बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे एक्चुअली टॉलुइन। बेंजीन के ऊपर OH आएगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे हम लोग फेनॉल, उसको क्या बोलेंगे हम लोग फेनॉल बोलेंगे। बेंजीन के ऊपर NH2 ग्रुप आएगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे एनिलीन, एनिलीन, ठीक है। जैसे बेंजीन के ऊपर COOH ग्रुप आ जाएगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे बेंजोइक एसिड, क्या बोलेंगे उसको बेंजोइक एसिड। जैसे बेंजीन के ऊपर CHO ग्रुप आ जाएगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बेंजीन के ऊपर CHO ग्रुप आएगा तो उसको बोलेंगे बेंजल डिहाइड, बेंजल डिहाइड। नेक्स्ट जैसे बेंजीन के ऊपर CN आ जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, उस ग्रुप को उस कंपाउंड को बोलेंगे बेंजोनाइट्राइल, बेंजोनाइट्राइल। जैसे बेंजीन के ऊपर OCH3 ग्रुप आ जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, बेंजीन है उसके ऊपर OCH3 ग्रुप है उसको हम लोग बोलेंगे क्या एनिसोल, क्या बोलेंगे एनिसोल। इस तरीके से पूरा चीज होगा। तो एनिसोल के बाद जैसे हो गया हम लोग का कार्बोक्स सैलिसाइलिक एसिड, कैसे दिखता है सैलिसाइलिक एसिड, तो बेंजीन के ऊपर OH आएगा और उसके साथ आएगा COOH ग्रुप, इस कंपाउंड को हम लोग क्या बोलते हैं चलिए सैलिसाइलिक एसिड बोलते हैं, सैलिसाइलिक एसिड कहते हैं इसको। बेंजीन के ऊपर OH आया और उसके ऑर्थो लोकेशन में CHO ग्रुप अटैच्ड है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे एक्चुअली, उसको बोलेंगे हम लोग सैलिसैल्डिहाइड, सैलिसैल्डिहाइड, ठीक है। इस तरीके से कुछ कॉमन कंपाउंड बता दिया। जैसे और भी कुछ कॉमन कंपाउंड बता रहा हूँ बेंजीन मैंने एरोमेटिक कंपाउंड्स के ऊपर, बेंजीन है 2 CH3 ग्रुप है मानो ऐसे करके, तो इसका क्या होगा आईयूपैक नेम। तो आईयूपैक नेमिंग के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले नंबरिंग करना पड़ेगा कि यहाँ पर एक तो है मिथाइल, यहाँ पर 2 नंबर में और एक मिथाइल है, तो इसका नाम क्या हो गया 1,2 क्या हो गया डाई मिथाइल बेंजीन हो गया, 1,2 डाई मिथाइल बेंजीन हो गया इसका नाम, ठीक है ना। या इसका जो कॉमन नेम हो जाएगा वो हो जाएगा ऑर्थोजाइलिन, क्या हो जाएगा ऑर्थोजाइलिन, ऑर्थो क्योंकि यहाँ पर ये ऑर्थो लोकेशन है एक दूसरे के जस्ट में, इसलिए। जैसे नेक्स्ट जो कंपाउंड है हम लोगों का, मानो एक एरोमेटिक रिंग है जहाँ पर CH3 ऐसे करके लोकेटेड है एक दूसरे के रेस्पेक्ट में, तो ये फर्स्ट कार्बन है, सेकंड कार्बन है, थर्ड कार्बन, तो यहाँ पर नामकरण क्या होगा इसका 1,3 डाई मिथाइल बेंजीन, क्या हो जाएगा 1,3 डाई मिथाइल बेंजीन हो जाएगा इसका नाम।
या इसका कॉमन नेम बताओ तो इसका हो जाएगा मेटाजाइलिन, क्योंकि मेटा लोकेशन में अटैच्ड है, इसलिए इसका मेटाजाइलिन हो गया कॉमन नेम। मेटाजाइलिन के बाद ऐसे सिमिलरली पैराजाइलिन ड्रॉ कर सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पर क्या देखेंगे, बेंजीन है, उसका 2 पैरा लोकेशन में वहां पर है क्या मौजूद, CH3। तो इसका नाम हो गया क्या, पैराजाइलिन हो गया इसका कॉमन नेम, पैराजाइलिन हो गया कॉमन नेम, और IUPAC नेम हो गया क्या 1,4 डाइमिथाइल बेंजीन, डाइमिथाइल बेंजीन। इस तरीके से पूरा काम हो गया। अब रूल क्या है यहाँ पर एरोमेटिक कंपाउंड के IUPAC नेम करने का, तो रूल सीखना है हमें। तो रूल बोल कर एक हेडिंग दे देते हैं। तो रूल में लिखना है कि इफ एरोमेटिक कंपाउंड इज कंसिस्ट ऑफ, इफ एरोमेटिक compound is consist of open and closed chain, तब क्या करेंगे, किसको PCC मानेंगे, ओपन को ना कि क्लोज चेन को। देन PCC will be, PCC मतलब प्रिंसिपल कार्बन चेन will be, पहला तो कौन होगा, जिसके पास फंक्शनल ग्रुप होगा, मैंने क्या लिखेंगे, which have functional group, which have functional group, मैं जिसके पास फंक्शनल ग्रुप होगा वो पहले चूज किया जाएगा एज ए PCC के तौर पे उसको। और थर्ड में कौन, ओपन चेन को। कब ओपन चेन को चूज करेंगे एज ए मेन PCC के तौर पे, इफ इट हैव मोर देन 2 कार्बन, इफ इट हैव more than 2 कार्बन, more than 2 कार्बन में 2 से ज्यादा कार्बन होगा ओपन चेन में, तब ओपन चेन को मेन PCC के तौर पे काउंट करना है। एग्जाम्पल दे रहे हैं, जैसे मानो एक बेंजीन है, तो यहाँ पर एक्चुअली मेन फंक्शनल ग्रुप है मानो ओपन चेन में, ऐसे करके है। तो इस केस में मेन PCC कौन हो गया, ये बाहर का चेन हो गया मेन PCC। लेकिन अब मानो और एक कंपाउंड है जहाँ पर C डायरेक्ट अटैच्ड है रिंग के साथ, बेंजीन रिंग के साथ, तब मेन PCC कौन हो जाएगा, तब मेन PCC हो जाएगा बेंजीन रिंग, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप जिसके साथ अटैच्ड होगा वो हो जाएगा मेन PCC। ये है पहला रूल, माने ये इस केस में ये हो गया मेन PCC, और इस केस में ये हो गया मेन PCC। अब कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है मौजूद, तब क्या करेंगे, तब किसको PCC मानेंगे, तब हम लोग ओपन चेन को मान भी सकते हैं, नहीं भी मान सकते। ओपन चेन को तभी लेंगे जब उसके पास मोर देन 2 कार्बन होगा। जैसे मानो इसको हम लोग इस केस में धरो मानो एक ही कार्बन है, तो उस समय मेन PCC कौन हो गया, बेंजीन, तो इसके लिए इसका नाम क्या हो गया था, टोलुइन। 2 कार्बन आ गया तो क्या होगा इसका नाम, इथाइल बेंजीन हो जाएगा इसका नाम। क्या हो जाएगा इसका नाम, इथाइल बेंजीन हो जाएगा इसका नाम। अब 2 से ज्यादा मानो 3 कार्बन आ गए इसके अंदर, मानो ऐसे करके 3 कार्बन आ गया, तो इस केस में क्या होगा उसका नाम, तो 3 कार्बन होगा तो देखो ये मेन चेन, लेकिन अब बन गया कौन, ये 3 कार्बन का चेन, क्योंकि रूल्स में बताया गया था क्या, जब मोर देन 2 कार्बन होता है तभी हम लोग ओपन चेन को एज ए मेन चेन की तरह काउंट कर सकते हैं, मतलब मेन PCC के तौर पे। तो यहाँ पर 3 से तो 2 से तो ज्यादा ही है ना, तो इसलिए यहाँ पर क्या हो गया, इसमें ये हो गया मेन PCC, बाहर का चेन, मैंने इसका नाम उस समय के लिए क्या हो जाएगा बेसिकली, तो ये पूरा चीज बन गया कि एक्चुअली सब ग्रुप बन गए इस केस में, जिसका नाम क्या हो जाएगा, 2 फिनाइल, 2 फिनाइल प्रोपानोन, प्रोपेन, क्योंकि 3 कार्बन है टोटल, प्रोपेन, तो इसका ऐसे नामकरण हो जाएगा 2 फिनाइल प्रोपेन, ऐसे करके हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से पूरा चीज होता है, मैंने 2 से ज्यादा होगा तभी हम लोग उसको PCC के तौर पे काउंट कर सकते हैं हम लोग। जैसे और एक कंपाउंड दे रहा है, जैसे माना ऐसे करके एक कंपाउंड है,
तो इस केस में चलिए मेन पीसीसी कौन हो गया, ये वाला चीज हो गया मेन पीसीसी। और इसके साथ कौन कौन अटैच्ड है, जैसे यहाँ पर नंबरिंग यहाँ से चालू करेंगे, ये होगा फर्स्ट कार्बन, ये होगा सेकेंड, ये होगा थर्ड, ये होगा फोर्थ कार्बन। और उनमें देख पा रहे कि सेकेंड कार्बन में एक मिथाइल अटैच्ड है, फर्स्ट कार्बन में भी, फर्स्ट कार्बन तो मेन चेन ही है चलो। तो दो में मिथाइल अटैच्ड है और दो में एक फिनाइल रिंग भी मैंने मौजूद है एक्चुअली, ये पूरा फिनाइल रिंग भी मौजूद है। तो यहाँ पर क्या नामकरण होगा इसका एक्चुअली, तो इसका नाम होगा क्या, तो मिथाइल ना फिनाइल, कौन पहले आता है अल्फाबेटिकली, मिथाइल आगे आते हैं। तो यहाँ पर लिखना 2 मिथाइल, तो 2 मिथाइल के बाद क्या लिखना है, 2 फिनाइल। उसके बाद क्या लिखना है यहाँ पर, टोटल 4 कार्बन है तो इसलिए नाम होगा क्या, ब्यूटेन। तो इसका नाम होगा क्या, 2 मिथाइल 2 फिनाइल ब्यूटेन। तो 4 से 2 से ज्यादा होगा तो वो मेन चेन बन जाएगा। जैसे और एक एग्जांपल दे रहे हैं कंपाउंड का, बेंजीन है, उसके ऊपर है OH मौजूद है और यहाँ पर है CH2OH ऐसे करके मौजूद है। तो क्वेश्चन है यहाँ पर कंपाउंड का नाम क्या होगा। तो यहाँ पर दो दो OH है मौजूद, एक है ओपन चेन में है, एक है रिंग के अंदर है। अब यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, तो किसको हम लोग चूज करेंगे, मतलब किसको हम लोग कंसीडर करेंगे एज ए मेन पीसीसी के तौर पर। बेंजीन को कर दिया तो उस समय उसका नामकरण क्या हो जाएगा, बेंजीन को कर दिया तो इसका नाम हो जाएगा एक्चुअली, देखो ये पूरा चीज तो फेनॉल कहते हैं हम लोग, और ये है क्या, मिथाइल हाइड्रोक्सी ग्रुप, मैंने इसका बोलेंगे क्या, 2 हाइड्रोक्सी मिथाइल, 2 हाइड्रोक्सी मिथाइल। और ये पूरा चीज को फेनॉल कहते हैं, तो 2 हाइड्रोक्सी मिथाइल फेनॉल। तो ये एक तरीका हो गया। अब उल्टा करते तो क्या होता है, मैंने इसको एज ए मेन प्रिंसिपल चेन के तौर पे काउंट कर लिया और ये बन गया एक सब ग्रुप बन गया। तो उस समय इसका नामकरण क्या होता, तो इसका नाम होता है 2 हाइड्रोक्सी फिनाइल। और उसके बाद क्या लिखते हैं, मिथानॉल। तो कौन सा सही है, देखो दोनों ही सही है, लेकिन लास्ट वाला ज्यादा सही है, क्योंकि याद रखना पड़ेगा हम लोगों को, जो अल्कोहलिक ग्रुप होता है उसका प्रायोरिटी ज्यादा होता है। क्या याद रखेंगे हम लोग, कि अल्कोहलिक जो ग्रुप होते हैं बेसिकली बेंजीन के साथ जब डायरेक्ट OH जुड़ा रहता है उस समय उसको बोलते हैं फेनोलिक ग्रुप कहते हैं, उस OH को हम लोग फेनोलिक ग्रुप बोल के बोलते हैं। और जब कोई एक एल्कली ग्रुप के साथ अटैच रहता है उस समय उसको हम लोग बोलते हैं कि अल्कोहलिक ग्रुप कहते हैं एक्चुअली, उसको क्या बोलते हैं, इसको अल्कोहलिक ग्रुप कहते हैं। तो फेनोलिक और अल्कोहलिक दो अलग अलग फंक्शनल ग्रुप हो गए बेसिकली। तो अल्कोहलिक जो ग्रुप होता है ना उसका प्रायोरिटी ज्यादा होता है, तो अल्कोहलिक ग्रुप हैज मोर प्रायोरिटी, मोर प्रायोरिटी प्रायोरिटी देन फेनोलिक, माने फेनोलिक, फेनोलिक से ज्यादा अल्कोहलिक ग्रुप का प्रायोरिटी है, तो इसलिए नीचे वाला नेमिंग है क्या, सही नेमिंग है। ऊपर वाला भी सही था बट ज्यादा सही नीचे वाला है। तो इस तरीके से हम लोग आईपी नेमिंग कर सकते हैं एक्चुअली। अब कुछ कॉमन आईपी मैंने कंपाउंड बता रहा हूँ एरोमेटिक कंपाउंड्स का, जैसे हो गया तुम्हारा ये वाला कंपाउंड, ये भी बहुत ही कॉमन कंपाउंड है, बेंजीन रिंग। ओके, उसके ऊपर क्या है, ऊपर है O C डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड CH3 है, और उसका ऑर्थो लोकेशन में है COH ग्रुप है। तो मेन फंक्शनल ग्रुप कौन हो गया, COH ग्रुप। तो नंबरिंग चालू होगा कहाँ से एक्चुअली, कंपाउंड का नंबरिंग चालू होगा यहाँ से, A1 2 हो गया यहाँ पर। तो इसका नामकरण क्या होगा, तो ये पूरा जो ग्रुप बन गया इसलिए एक सब ग्रुप बन गया जो सेकेंड कार्बन में अटैच था। इसका नाम हो गया क्या, 2 इथानोइल ऑक्सी। इसका नाम क्या हो गया एक्चुअली, 2 इथानोइल, इथानोइल ऑक्सी, इथानोइल ऑक्सी। उसके बाद क्या लिखेंगे, बेंजोइक एसिड। तो इस तरीके से इसका नामकरण हो गया। भाई इसका और भी एक नामकरण कर सकते हैं, 2 एसिटॉक्सी, 2 एसिटॉक्सी
बेंजोइक एसिड, इस तरीके से इसका नामकरण हो गया। लेकिन इसका एक कॉमन नेम भी है, इसको एक्चुअली कॉमन नेम के तौर पे क्या बोलते हैं, एस्पिरिन बोलते हैं। तो इस यही है एक्चुअली एस्पिरिन का फॉर्मूला है, यही है क्या एक्चुअली एस्पिरिन का फॉर्मूला है, एस्पिरिन। इसका असली में जो और एक कॉमन नेम है, जो नाम है क्या, एसिटाइल, एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड, एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड। इस तरीके से इसका नाम हो गया कि एस्पिरिन हो गया कॉमन नेम इसका। बेंजीन एक ड्रॉ करना है हमें, और उसके ऊपर लगाना है यहाँ पर OH एक, और इसके पैरा लोकेशन में लगाना है क्या, NH डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3 ग्रुप। तो देखो मेन फंक्शनल ग्रुप हो गया ये वाला चीज, ये हो गया मेन फंक्शनल ग्रुप। तो नंबरिंग यहाँ से चालू होगा फिर, ठीक है ना। तो इसका नाम क्या होगा, आईपिक नेम। तो एन के साथ ये पूरा चीज अटैच्ड है बेसिकली, और उसके अंदर फिर OH भी है मौजूद। तो इसका नाम होगा क्या, एन हाइफन, उसके बाद क्या लिखना है, 4 हाइड्रोक्सी फिनाइल। उसके बाद क्या लिखना है, इथेन एमाइड, क्योंकि 2 कार्बन है एमाइड ग्रुप के अंदर, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। तो इसलिए इसका नाम क्या हो गया, N 4 हाइड्रोक्सी फिनाइल इथेन एमाइड। ठीक है। एक्चुअली इसका ही असली में क्या नाम है बोला तो, पैरासीटामोल, पैरासीटामोल। पैरासीटामोल का फॉर्मूला आ गया बेसिकली। नेक्स्ट ऐसे ही और एक तो कंपाउंड दे रहा हूँ जो कॉमन है, बेंजीन रिंग ड्रॉ करेंगे, उसके ऊपर OH देना है, और उसके ऑर्थो लोकेशन में लगाना है क्या, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3 है। तो इसका नाम क्या क्या होगा, तो मेन फंक्शनल ग्रुप कौन हो गया, एस्टर, एस्टर इज द मेन फंक्शनल ग्रुप है। तो इसलिए इसका नामकरण में क्या होगा, पहले एस्टर का नाम आ जाएगा, मिस्टर का, एस्टर के अंदर मिथाइल है तो मिथाइल का नाम पहले लिखेंगे एक्चुअली, मिथाइल। उसके बाद क्या लिखेंगे, 2 हाइड्रोक्सी बेंजोएट। तो ये हो गया नाम इसका। तो इसका एक्चुअली कॉमन नेम क्या है एक्चुअली बोलो तो, ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन कहते हैं इसको, ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन कहते हैं इसको। इस तरीके से हो गया ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन। अब कुछ कंपाउंड है जिनका आईपीएक नेम हमें लिखना है। इसमें मेन फंक्शनल ग्रुप कौन है, CN है। तो नंबरिंग CN वाले कार्बन से करना है। तो 1 हो गया, यहाँ पर 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया। मैंने इसका नाम क्या हो गया, टू ब्रोमो, टू ब्रोमो। उसके बाद क्या लिखना है, 5 हाइड्रोक्सी, 5 हाइड्रोक्सी के बाद क्या लिखेंगे एक्चुअली, बेंजो नाइट्राइल, बेंजो नाइट्राइल। नेक्स्ट जैसे COCl ग्रुप है, COCl ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बोनाइल क्लोराइड ग्रुप कहते हैं, और बेंजीन के साथ अटैच्ड है, तो इसलिए नाम क्या होगा इसका एक्चुअली, बेंजीन कार्बोनाइट्राइल, कार्बो, कार्बोनाइट्राइल क्यों बोल रहा हूँ, कार्बोनाइल क्लोराइड। ठीक है। जैसे इसमें क्या हो रहा है, CN से नंबरिंग चालू हो गया, CN BR OH ऐसे करके हो गया। तो इसका नाम क्या हो गया, इसका नाम सिमिलर लॉजिक से बताओ। 2 में ब्रोमो आ रहा है, तो 2 ब्रोमो
4 हाइड्रोक्सी और बेंजोनाइट्राइल हो गया। जैसे OH भी है, Cl भी है, इसका क्या होगा? तो यहाँ पर OH से चालू करें, ऑब्वियसली चालू करना है OH से ही। तो 1 हो गया, ये 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 कार्बन हो गया। तो इसका नाम क्या होगा एक्चुअली? 2 क्लोरो, नहीं ब्रोमो पहले आएगा ना, 2 ब्रोमो। उसके बाद क्या हो गया एक्चुअली? 4 क्लोरो। उसके बाद क्या होगा? बेंजानॉल। बेंजानॉल बोलेंगे कि फिनॉल बोलेंगे? फेनॉल। इसको फेनॉल कहते हैं, ठीक है। तो इस वाले कंपाउंड में क्या हो रहा है देखो, नाइट्रोजन है जिसके साथ क्या क्या अटैच्ड है, इस साइड से बेंजीन अटैच्ड है, और ये हो गया मेन फंक्शनल ग्रुप, ये हो गया मेन फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। और फंक्शनल ग्रुप के साथ जो रिंग अटैच्ड है वही है मेन हम लोग का कार्बन रिंग। मैंने ये एक्चुअली अभी सब ग्रुप की टाइप का है एक्चुअली। तो इसका नाम क्या हो जाएगा बेसिकली? एन फिनाइल। नाइट्रोजन के साथ अटैच्ड है बेंजीन रिंग, इसलिए क्या लिखना है? एन फिनाइल। उसके बाद क्या लिखेंगे एक्चुअली? साइक्लोहेक्सेन, क्योंकि इस वाले रिंग की बात करना है। साइक्लोहेक्सेन। हेक्सेन के बाद क्या लिखना है एक्चुअली? मेन फंक्शनल ग्रुप है क्या? एमाइड ग्रुप है। इसको क्या बोलते हैं? एमाइड को कार्बोक्सामाइड कहते हैं। तो इसलिए नाम क्या लिखेंगे? एन फिनाइल साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सामाइड। कार्बोक्सामाइड ऐसे हो जाएगा इसका नाम, ठीक है। तो आईपीएक नेम क्या होगा इसका? होगा एन साइक्लोहेक्साइल। तो उसके बाद क्या लिखना है? इन साइक्लोहेक्सेन के बाद लिखना है, ये बड़ा मेन मेन कार्बन चेन नहीं है, तो बेंजीन कार्बोक्सामाइड। बेंजीन कार्बोक्सामाइड, ठीक है ना। तो इसमें ऐसे कर नंबरिंग करना है, पहले 1 2 3, और 3 में ब्रोमीन अटैच्ड है, ठीक है ना। तो अलग से इसको नंबरिंग करना पड़ेगा। और इस साइड में देख रहे हैं कि मेन जो प्रिंसिपल चेन है उसके अंदर भी सब ग्रुप मौजूद है, तो उसको भी अलग से एक नंबरिंग करना पड़ेगा। तो पहले इसके बात कर लेंगे, पहले इसका बात। तो इसके हिसाब से क्या हो रहा है? पहले तो इसका नाम क्या हो रहा है? 3 ब्रोमोफिनाइल। क्या उसका नाम हो गया? 3 ब्रोमोफिनाइल। उसके बाद क्या लिखना है? इस साइड में देखो 3 में मिथाइल अटैच्ड है, तो इसलिए यहाँ पर हाइफन देकर लिखने का है 3 मिथाइल। मेन चेन में कार्बन है 6, तो साइक्लोहेक्सेन। और इसको कहते हैं कि एस्टर ग्रुप कहते हैं, तो साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलेट। कार्बोक्सिलेट ये हो गया आईपीएक नेम कंपाउंड का। तो इसका आईपीएक नेमिंग क्या होगा इस वाले कंपाउंड का? तो देखो यहाँ पर बेंजीन के साथ डायरेक्ट जुड़ा है सी डबल बॉन्ड O का कार्बन, माने ये हो गया मेन पीसीसी, ये माने ये हो गया सब ग्रुप। तो यहाँ पर सब ग्रुप के अंदर कोई मौजूद नहीं है, मेन पीसीसी के अंदर मौजूद है, सेकेंड कार्बन में ब्रोमीन है। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या एक्चुअली इसका? पहले लिखना है कि साइक्लोहेक्साइल। साइक्लोहेक्साइल। उसके बाद लिखना है कि 2 ब्रोमो। उसके बाद इस पूरे चीज को बेंजोएट कहते हैं, तो 2 ब्रोमो बेंजोएट, ये होगा आईपीएक नेम। तो बाकी सारे का जो होमवर्क के तौर पे करना। नहीं सर, पूरा नहीं। तो यहाँ पर एक हेडिंग देना आइसोमेरिज्म बोलकर, आइसोमेरिज्म। सो आइसोमेरिज्म क्या होता है? पहले इसका डेफिनेशन क्या है लिखो। कंपाउंड which have same molecular formula in short MF, but different property, but क्या है? but different property। बहुत सारा डिफरेंट हो सकता है
या एटलीस्ट वन एक प्रॉपर्टी हो सकता है। मैंने ऐसा लिख सकता हूँ कि एटलीस्ट वन इज कॉल्ड आइसोमर। मैंने इसको कहते हैं कि आइसोमर कहते हैं, और इस फिनोमेना को क्या कहते हैं एक्चुअली? एन फिनोमेना is called isomerism। ओके। मेरे पास एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है जिसका है क्या? C2H6O। तो ये जो C2H6O, इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से मैं दो अलग अलग कंपाउंड बना रहा हूँ, ठीक है? बट दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बिल्कुल सेम है। एक तरफ बना रहा हूँ क्या? इथानॉल बना रहा हूँ CH3CH2OH, और एक तरफ बना रहा हूँ क्या? CH3OCH3। अच्छा, दोनों कंपाउंड में किसको किसको क्या बोलते हैं हम लोग? CH3CH2OH को हम लोग क्या बोलते हैं एक्चुअली? इसको बोलते हैं क्या? इथानॉल कहते हैं। और इसको एक्चुअली ईथर कहते हैं ऐसे कंपाउंड को, CH3OCH3 को। जैसे इसका नाम क्या हो गया? मिथॉक्सी मीथेन हो गया इसका नाम, मिथॉक्सी मीथेन। तो दोनों अलग चीज है कि नहीं है? क्योंकि अल्कोहल एक अलग चीज टाइप का चीज होता है, और ईथर जो होता है वो एक अलग किस्म का चीज होता है। तो दोनों का बाकी सारी चीज को देख लो, अलग होगा। जैसे दोनों का फिजिकल स्टेट, जैसे अल्कोहल होता है लिक्विड इन स्टेट होता है रूम टेम्परेचर में, जहाँ पर ईथर कैसे होता है? गैस होता है। जैसे देखो, तो फिजिकल प्रॉपर्टी भी अलग है उनका, लेकिन दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। दोनों ही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला किसको फॉलो कर रहा है? C2H6O को। जैसे ये लिक्विड है क्यों? क्योंकि ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की एबिलिटी रखता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है, जो ईथर नहीं करता बिल्कुल। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो ज्यादा होता है। तो इसका बॉइलिंग पॉइंट देखेंगे तो अल्कोहल का कितना हो रहा है? 76 डिग्री सेंटीग्रेड, जहाँ पर इथर का कितना हो गया? 17 डिग्री सेंटीग्रेड। जैसे बाकी सारी चीजों को देख लेते हैं, जैसे अल्कोहल के पास एसिडिक हाइड्रोजन रहता है मौजूद, जो ईथर के पास बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पर नेक्स्ट जो पॉइंट होगा क्या? एसिडिक हाइड्रोजन। जो अल्कोहल के पास मौजूद है एसिडिक हाइड्रोजन, वो चीज ईथर के पास बिल्कुल भी नहीं रहता। और एसिडिक हाइड्रोजन की रहने की वजह से रिएक्शन कर सकता है अल्कोहल मेटल के साथ, लाइक CH3CH2OH को कोई एक मेटल के साथ रिएक्ट कर ले, जैसे सोडियम मेटल। तो ये बीइंग एसिडिक इन नेचर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन, तो सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट करके क्या बनेगा? सॉल्ट का फॉर्मेशन कर सकता है, जैसे CH3CH2ONA, और साथ में क्या? हाइड्रोजन गैस का लिबरेट कर सकता है, जो काम ईथर बिल्कुल नहीं कर पाएगा। तो मैंने यहाँ पर केमिकल प्रॉपर्टीज भी अलग आ रहा है दोनों का, सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टी नहीं था, केमिकल प्रॉपर्टीज भी अलग आ रहा है आइसोमर्स का। जैसे और एक तो चीज, जैसे इथेनॉल है, इथेनॉल को हम लोग HI के साथ रिएक्ट कराएंगे, तो उस समय प्रोडक्ट के तौर पे क्या मिलता है एक्चुअली? CH3CH2I मिलता है। लेकिन सेम चीज जब हम लोग ईथर के साथ करते हैं, मैंने CH3O CH3HI के साथ करते हैं, तब हमें कुछ और चीज ही मिलता है। क्या मिलता है? मिथाइल आयोडाइड मिलता है। तो ये बात क्लियर हो गया, जो आइसोमर जो होते हैं वो दोनों का ही प्रॉपर्टीज सारे अलग होता है, फिजिकल लो या केमिकल लो, बट दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बिल्कुल सेम होता है। तो ऐसे कंपाउंड को हम लोग क्या बोलते हैं? आइसोमर कहते हैं एक दूसरे का। और इस उस फेनोमेना को हम लोग क्या बोलते हैं? आइसोमरिज्म कहते हैं। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन करना है अभी, तो बीच में लिख दो क्लासिफिकेशन बोलकर। तो क्लासिफिकेशन वाइज एक्चुअली दो क्लास में डिवाइड कर सकते हैं हम लोग आइसोमरिज्म को। कितने टाइप में डिवाइड कर सकते हैं? दो टाइप में। क्या क्या टाइप? एक है स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म, स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म। स्ट्रक्चरल को और एक नाम से बोलते हैं क्या? कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमरिज्म, कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमरिज्म। और एक तरफ क्या है? स्टीरियो आइसोमरिज्म। और एक तरफ क्या है?
स्टीरियो आइसोमरिज्म। दो बात समझ गए, स्टीरियो आइसोमरिज्म और स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म का बात जो किए। अब बेसिकली क्या होता है स्टीरियो आइसोमरिज्म के अंदर और स्ट्रक्चरल के अंदर? तो स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म के अंदर होता क्या है बेसिकली, जो स्ट्रक्चर होता है वो अलग अलग होता है, इस वजह से ये वाला आइसोमर एग्जिस्ट करता है, स्ट्रक्चरल आइसोमर व कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स, ड्यू टू द डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर बेसिक डिफरेंस क्या देखेंगे हम लोग, जो स्ट्रक्चरल डिफरेंस होगा वो देख पाएंगे हम लोग। तो स्ट्रक्चरल जो डिफरेंस आएगा, स्ट्रक्चरल डिफरेंस की वजह से ये वाला आइसोमर एग्जिस्ट करता है। और यहाँ पर स्टीरियो आइसोमरिज्म में क्या देखेंगे एक्चुअली, स्टीरियो आइसोमरिज्म का होने की वजह क्या है एक्चुअली, जो 3 डायमेंशनल स्पेस होता है ना, उस स्पेस के अराउंड सारे चीजों का अरेंजमेंट कैसा है उसके ऊपर डिपेंड करके स्टीरियो आइसोमरिज्म होता है। तो 3 डायमेंशनल स्पेस में जो अरेंजमेंट होता है उसको बोलते हैं क्या, स्पेशियल अरेंजमेंट, SPATIAL, स्पेशियल अरेंजमेंट जो होते हैं वो अलग होता है 3 डायमेंशनल स्पेस में। और इस अलग होने की वजह से ही क्या हो रहा है, अरेंजमेंट इज डिफरेंट, और इस वजह से क्या हो गया एक्चुअली, हमें देखने को मिल रहा है क्या एक्चुअली, स्टीरियो आइसोमरिज्म। तो दो कैटेगरी में डिवाइड हो गया, स्टीरियो एंड स्ट्रक्चरल। अब इनका भी अब सब क्लासेस है। तो स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म को कितने क्लासेस में डिवाइड कर सकते हैं हम लोग, बहुत सारे में। जैसे पहला हो गया पोजिस चेन आइसोमरिज्म, CI का तुम लोग फुल फॉर्म में ही लिखना, नहीं तो बाद में भूल जाओगे, गड़बड़ी हो जाएगा। तो चेन आइसोमरिज्म लिखना, CI का मतलब। उसके बाद लिखना कि PI माने पोजीशन आइसोमरिज्म। जैसे हो गया तुम्हारा फंक्शनल आइसोमरिज्म, FI। उसके बाद जैसे हो गया तुम्हारा रिंग चेन आइसोमरिज्म, RCI। उसके बाद जैसे हो गया क्या, मेटामरिज्म। और हो गया टोटोमरिज्म, जो ऑलरेडी GOC में पढ़ लिए थे टोटोमरिज्म को हम लोग। टोटोमरिज्म, इसका भी दो कैटेगरीज है स्टीरियो आइसोमरिज्म का। क्या क्या कैटेगरीज है, एक है कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमरिज्म, कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमरिज्म, और एक है कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमरिज्म, कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमरिज्म। कॉन्फ़िगरेशन का अब दो कैटेगरीज हो गया, एक है क्या जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म, और एक हो गया क्या ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। तो ये था पूरा क्लासिफिकेशन। तो हेडिंग चेन आइसोमरिज्म। क्या कॉन्सेप्ट है चेन आइसोमरिज्म का, लिखना है क्या, कंपाउंड व्हिच हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, कंपाउंड व्हिच हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट साइज, बट क्या है, डिफरेंट साइज ऑफ प्रिंसिपल कार्बन चेन माने PCC, और साइड चेन भी कह सकते हैं। जो साइड चेन भी रहता है उनका जो साइज होगा वो डिफरेंट डिफरेंट होगा, तब उसको हम लोग क्या बोलेंगे, चेन आइसोमर्स बोलेंगे उनको। तो कॉन्सेप्ट बहुत ही आसान है, कि बोल दिया गया है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए, बट उनका जो साइज होगा प्रिंसिपल कार्बन चेन का या साइड चेन का, उनको अलग अलग होना पड़ेगा, तभी उसको हम लोग क्या बोलेंगे एक्चुअली, चेन आइसोमर्स बोलेंगे। तो यहाँ पर कुछ चीज है जो नोट करके रखना चाहिए हमें। पहला नोट क्या हो गया यहाँ पर, कि नेचर जो होता है ना, किसका, फंक्शनल कोई ग्रुप मौजूद है उसका नेचर, मतलब कोई कंपाउंड है चेन आइसोमरिज्म शो कर रहा है तो उसके अंदर फंक्शनल ग्रुप भी मौजूद है, तो उनका नेचर, या कोई मल्टीपल बॉन्ड मौजूद है, मतलब जैसे कोई डबल बॉन्ड हो गया, कोई ट्रिपल बॉन्ड हो गया, वो हो गया, या कोई सब ब्रांचिंग हो गया, ठीक है ना, तो उनका नेचर अलग नहीं होना चाहिए, उनका मतलब जैसा था वैसे ही रहना चाहिए। बट ड्यूरिंग आइसोमरिज्म हम लोग उनको चेंज नहीं कर सकते, उनका नेचर को। किसका नेचर,
फंक्शनल ग्रुप हो गया, मल्टीपल बॉन्ड्स हो गया, सब ब्रांचिंग हो गया, उनको एक्चुअली सेम रखना होगा, मस्ट बी रिमेन सेम, मस्ट रिमेन सेम। ये बात ध्यान देना है कि फंक्शनल ग्रुप मल्टीपल बॉन्ड इनको इनका कोई हाथ नहीं लगाना है, जैसा है वैसे ही रखना है। सिर्फ हम लोग साइड चेन या मेन प्रिंसिपल चेन को अलग कर सकते हैं। अब एग्जांपल देखना है, देखो एक 4 कार्बन का ऐसे कार्बन का एक चेन है मेरे पास। मैंने बेसिकली ऐसे चेन करके ड्रॉ कर रहा हूँ, मैंने सही मायने में ड्रॉ करेंगे तो ऐसे हो रहा है बेसिकली कंपाउंड। तो इस कंपाउंड का नाम है क्या, ब्यूटेन, एन ब्यूटेन जिसको कहता है। अब इसका रेस्पेक्टिव चेन आइसोमरिज्म कैसे दिखेगा, देखो इस समय के जो मेन प्रिंसिपल कार्बन चेन है उसमें कितने कार्बन है, टोटल 4 कार्बन है। तो इस 4 कार्बन को थोड़ा तोड़ मड़ोड़ के मैं कितना तक ले जा सकता हूँ, 3 कार्बन तक बना सकता हूँ एक चेन। तो 3 कार्बन का जो चेन हो गया, और यहाँ पर एक ब्रांचिंग भी बना दिया एक ठो। तो ये बन गया कि एक्चुअली एक दूसरे का चेन आइसोमर बन गया, माने इसके साथ इसका क्या रिलेशन है, ये वाले कंपाउंड का चेन आइसोमर, क्योंकि यहाँ पर चेन का जो साइज है दोनों में अलग अलग है। यहाँ पर 4 कार्बन का चेन था मेन प्रिंसिपल कार्बन चेन, यहाँ पर कितने कार्बन का है, 3 कार्बन का है। सिमिलर कंपाउंड, सिमिलर एग्जांपल और एक तो दिखाता है, जैसे CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, इसका नाम है ब्यूट, ब्यूट 1 इन। अब डबल बॉन्ड का पोजीशन मुझे चेंज नहीं करना है, क्योंकि हम लोग ने क्या सीखा था कि नेचर जो फंक्शनल ग्रुप हो या मल्टीपल बॉन्ड्स हो उनका सेम रखना है। तो मैंने यहाँ पर जो डबल बॉन्ड लोकेटेड है जिस पोजीशन में, कौन से पोजीशन में वैसे लोकेटेड है देख पा रहे हैं हम लोग, 1 2 3 4, मैंने 1 और 2 में लोकेटेड है। तो उस लोकेशन से हमें उसी लोकेशन में उसको बरकरार रखना है, उसको चेंज नहीं करना है, ना चेंज करते हुए साइज ऑफ द मेन प्रिंसिपल कार्बन चेन को चेंज करना है, ठीक है ना। तो कैसे करेंगे फिर, देखो ऐसे एक तो कर सकते हैं कि ब्रांचिंग करा दिया थोड़ा इस साइड में। तो देखो अभी भी देखो कार्बन का जो डबल बॉन्ड का लोकेशन है अभी भी फिक्स्ड है, वो अभी भी 1 2 में ही प्रेजेंट है, देखो 1 2 में ही प्रेजेंट है। बस फर्क क्या हो गया, मेन प्रिंसिपल कार्बन का चेन छोटा हो गया, पहले वो 4 कार्बन का चेन था, अब वो बन गया 3 कार्बन का चेन। मतलब ये लोग सब कुछ क्या दिखा रहा है, चेन आइसोमरिज्म शो कर रहा है। मैंने चेन आइसोमरिज्म का एग्जांपल हो गया, माने ए वाला कंपाउंड, ए वाला कंपाउंड एक दूसरे का चेन आइसोमर है, जैसे ए वाला कंपाउंड इस वाला कंपाउंड के साथ क्या किस रिलेशन में है, चेन आइसोमरिज्म के रिलेशन में है, और एक दूसरे का क्या है, चेन आइसोमर्स है। तो ऐसे और एग्जांपल्स देख लेते हैं चेन आइसोमर के ऊपर। जैसे मानो ये हो गया साइक्लोब्यूटेन, तो इस साइक्लोब्यूटेन का रेस्पेक्टिव चेन आइसोमरिज्म कैसे दिखेगा, इस तरीके से दिखेगा। देखो यहाँ पर प्रिंसिपल कार्बन चेन में कितने कार्बन था टोटल, 1 2 3 4 था, लेकिन यहाँ पर कितने हो गए देखो, 1 2 3 हो गया। तो चेंज चेंज तो हुआ ना चेंज, मेन मेन प्रिंसिपल चेन का जो कार्बन का नंबर्स है वो डिक्रीज कर गया, मतलब ये हो गया एक दूसरे का चेन आइसोमर। जैसे और एक एग्जांपल दिखा रहा है, जैसे मान लो CH3 CH2 CH2 COOH है। तो ये वाले कंपाउंड का रेस्पेक्टिव चेन आइसोमर कैसे दिखेगा, तो मेन प्रिंसिपल कार्बन चेन हो गया ये वाला, ये वाला हो गया मेन प्रिंसिपल कार्बन चेन, और उसमें नंबरिंग चालू करेंगे तो यहाँ से चालू हो रहा है 1 2 3 4, और यहाँ पर जो COOH जो ग्रुप है वो हो गया हम लोग का मेन फंक्शनल ग्रुप हो गया। तो हमें नेचर ऑफ द फंक्शनल ग्रुप को भी मेंटेन रखना है, बट चेन का साइज को छोटा बड़ा कर सकते हैं हम लोग। तो इसमें क्या कर सकते हैं बेसिकली, तो मेन प्रिंसिपल कार्बन को यहीं पर ही छोड़ देता है, जस्ट इस वाला जो चेन है उसका लेंथ को छोटा थोड़ा ऐसे घुमा फिरा लेते हैं, जैसे मानो ये वाला कर लिया ऐसे। तो ये क्या एक दूसरे का चेन आइसोमरिज्म हो सकता है क्या, जरूर हो सकता है, क्योंकि देखो यहाँ पर गौर से देखना, ये है मेन प्रिंसिपल कार्बन चेन, जहाँ से नंबरिंग चालू हो रही है यहाँ से एक, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ठीक है ना। तो अभी भी COOH का पोजीशन कहाँ पर है, एक नंबर कार्बन में लोकेटेड है, मैं नेचर फंक्शनल ग्रुप का चेंज नहीं हुआ है। चेंज हुआ है तो क्या, मेन प्रिंसिपल कार्बन चेन का साइज, पहले वो 4 कार्बन का चेन था, अब क्या बन गया, वो 3 कार्बन का चेन बन गया। मतलब ये जरूर एक एक दूसरे का चेन आइसोमरिज्म होगा। तो इस तरह के चेन आइसोमरिज्म हो गया। सिमिलर एग्जांपल जैसे और एक दे रहा हूँ मैं, CH3 CH2 CH2 CHO,
तो इसका रेस्पेक्टिव चेन आइसोमरिज्म कैसे दिखेगा? ऐसे दिखेगा CH3 CH CHO सिंगल बॉन्ड CH3। इस तरीके से चेन आइसोमरिज्म हो गया एक दूसरे का। सेम चीज CN के साथ भी हो सकता है, CH3 CH2 CH2 CN है, तो इसका रेस्पेक्टिव चेन आइसोमरिज्म कैसे दिखेगा? CH3 CH CN सिंगल बॉन्ड CH3। ये हो गया चेन आइसोमर एक दूसरे का। जैसे और क्या एग्जांपल होगा, जैसे एक 6 मेंबर एक कार्बन है, साइक्लोहेक्सेन है, ये इसका रेस्पेक्टिव चेन आइसोमरिज्म कैसे दिखेगा? तो उसका साइज को छोटा कर सकते हैं रिंग का, एक 5 मेंबर का रिंग बना सकते हैं, उसको और छोटा करेंगे तो 4 मेंबर का रिंग बन जाएगा एक तो, इसको चाहे तो और भी छोटा कर सकते हैं, तब ये 3 मेंबर का रिंग बन जाएगा, ऐसे करके। तो ये सब लोग क्या है एक दूसरे का, ये जो सब ड्रॉ किया हम लोगों ने, ये सारे ही क्या एक दूसरे का चेन आइसोमर्स है, ठीक है ना। नेक्स्ट कॉम्पाउंड है, तो ए वाला है, इसका रेस्पेक्टिव चेन आइसोमर्स क्या होगा? देखो ये हो जाएगा इसका रेस्पेक्टिव चेन आइसोमर। तो कितना मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन चाहिए बेसिकली एक चेन आइसोमरिज्म को शो करने के लिए? उसका कोई रूल्स है क्या? तो एक हेडिंग देना है क्या, मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम रिक्वायर्ड टू शो चेन आइसोमरिज्म। तो कितना मिनिमम कार्बन चाहिए? जैसे पहला है, एक एल्केन है मेरे पास, तो इस एल्केन के लिए कितना मिनिमम कार्बन चाहिए? तो एल्केन के लिए मिनिमम कार्बन चाहिए 4 कार्बन। 4 से कम होगा तो वो मैंने चेन आइसोमरिज्म नहीं दिखा पाएगा। जैसे एग्जांपल बता रहा है, ये हो गया मिनिमम 4 कार्बन का चेन है, तो उसको तोड़ मरोड़ करके कैसे बना सकता हूँ? मैं चाहूँ तो ऐसे करके बना सकता हूँ। ये हो गया इसका रेस्पेक्टिव चेन आइसोमरिज्म। जैसे एल्किन के लिए भी मिनिमम 4 कार्बन चाहिए चेन आइसोमरिज्म दिखाना है, तो ऐसे हो गया ये। और एक तो क्या हो जाएगा, ऐसे करके हो सकता है। जैसे एल्काइन है, एल्काइल के लिए लेकिन 5 कार्बन चाहिए, मिनिमम 5 कार्बन चाहिए चेन आइसोमरिज्म को दिखाने के लिए। एक एल्काइन हो गया, तो इसके रेस्पेक्टिव चेन आइसोमरिज्म कैसे दिखेगा? ऐसे करके दिखेगा। एल्काइन के बाद जैसे किस नेक्स्ट देखना है, एक एल्काडाइन के लिए, एल्काडाइन मतलब 2 ठो डबल बॉन्ड है, तो इसके लिए भी क्या चाहिए, 5 कार्बन चाहिए। मैंने एक ऐसे करके बना सकते हैं हम लोग। और रेस्पेक्टिव चेन आइसोमरिज्म और क्या हो सकता है, ऐसे करके, ठीक है ना। एल्काडाइन के बाद कौन होगा नेक्स्ट, एल्कानाइन, एल्काइन आइन, एल्केनाइन। एल्केनाइन मतलब यहाँ पर डबल बॉन्ड भी है ट्रिपल बॉन्ड भी है, इसके लिए भी 5 कार्बन चाहिए। मतलब एग्जांपल दे रहा है, जैसे मानो सी सिंगल बॉन्ड सी, सी ट्रिपल बॉन्ड सी एक हो गया, और उसका रेस्पेक्टिव क्या होगा पर्सन, ऐसे करके होगा। ये एक दूसरे का चेन आइसोमर हो गया। जैसे अल्कोहल है, तो अल्कोहल के लिए मिनिमम कितना कार्बन चाहिए, 4 कार्बन चाहिए चेन आइसोमरिज्म दिखाना है तो। जैसे एग्जांपल हो गया सी सिंगल बॉन्ड सी, सिंगल बॉन्ड सी OH एक हो गया, तो इसका रेस्पेक्टिव चेन आइसोमरिज्म कैसे दिखेगा, ऐसे करके दिखेगा, ठीक है। चेन के बाद हम लोग नेक्स्ट क्या पढ़ने वाला है, हम लोग पोजीशन आइसोमरिज्म पढ़ लेंगे। तो एक हेडिंग देना क्या, पोजीशन आइसोमरिज्म बोलकर, पोजीशन आइसोमरिज्म। तो पोजीशन आइसोमरिज्म में क्या होगा, बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या है, देखो कंपाउंड which have which have same molecular formula but but different position of functional group
या मल्टीपल बॉन्ड या सब ब्रांच कॉल्ड पोजीशन आइसोमरिज्म। यहाँ पर क्या हो रहा है, बेसिकली पोजीशन चेंज होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा लेकिन पोजीशन चेंज होगा। किसका? फंक्शनल ग्रुप, कोई मल्टीपल बॉन्ड होगा या कोई सब ब्रांचिंग होगा तो उनका पोजीशन चेंज हो जाएगा, तब हमें क्या मिलेगा? पोजीशन आइसोमरिज्म मिलेगा। तो यहाँ पर क्या चीज है जो नोट करके रखना चाहिए हमें, नोट बोलकर? तो नोट बोलकर लिखना कि यहाँ पर पहले बात तो जो मेन प्रिंसिपल कार्बन चेन है या सेकेंडरी कार्बन चेन है उनका, उनको सेम रहना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखना साइज ऑफ साइज ऑफ प्रिंसिपल कार्बन चेन या साइड चेन जो होता है उनको सेम रखना पड़ेगा, मस्ट बी सेम, वो चेंज नहीं होना चाहिए। ये बात इंपॉर्टेंट है। और एक इम्पोर्टेंट सबसे बड़ा नोट जो है वो है कि चेन और पोजीशन दोनों को मिलाकर, कि चेन आइसोमरिज्म एंड पोजीशन आइसोमरिज्म दोनों कभी एक साथ एग्जिस्ट नहीं करेगा। चेन आइसोमरिज्म दिखा रहा है तो कोई कंपाउंड वो पोजीशन नहीं दिखाएगा, या कोई पोजीशन आइसोमरिज्म दिखा रहा है तो फिर वो चेन नहीं दिखाएगा। तो चेन एंड पोजीशन आइसोमरिज्म नेवर एग्जिस्ट टुगेदर, नेवर एग्जिस्ट टुगेदर, ये बात इंपॉर्टेंट है। मैं कैसे हो रहा है एग्जांपल दिखा रहा है। जैसे मानो एक कंपाउंड है प्रोपान 1 ऑल, माने CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH। तो इस प्रोपान 1 ऑल, इसका नाम है प्रोपान प्रोपान 1 ऑल। तो इसका रेस्पेक्टिव क्या हो जाएगा, इसका रेस्पेक्टिव पोजीशन आइसोमरिज्म कैसे दिखेगा कि ये जो फंक्शनल ग्रुप है OH उसका पोजीशन चेंज करना है। तो चेंज करके कहाँ पर भेजना है, कोई और एक लोकेशन में भेजना है। पहले कहाँ पर था, 1 नंबर कार्बन। तो प्रोपानॉल हो गया एक्चुअली एक फॉर्म, और उसका और एक रेस्पेक्टिव फॉर्म कैसा होगा, CH3 CH3 सिंगल बॉन्ड OH। तो दिस इज 1 2 3, मतलब इसका नाम क्या हो गया एक्चुअली, प्रोपान 2 ऑल हो गया इसका नाम, प्रोपान 2 ऑल हो गया। तो देखो यहाँ पर पोजीशन चेंज हो गया OH का, पहले वो फर्स्ट कार्बन में था, अब कहाँ पर मौजूद है, सेकेंड कार्बन में। तो एक दूसरे का क्या बनेगा एक्चुअली, एक पोजीशन आइसोमर बनेगा एक दूसरे का। जैसे और एग्जांपल है ब्यूट 1 इन और ब्यूट 2 इन। तो ब्यूट 1 इन में डबल बॉन्ड है, कार्बन और 1 और 2 के बीच में है, इसका नाम क्या है, ब्यूट 1 इन। तो इसका रेस्पेक्टिव एक्चुअली पोजीशन आइसोमरिज्म क्या होगा, मतलब जहाँ पर पोजीशन चेंज हो जाएगा डबल बॉन्ड का, पोजीशन चेंज होकर कहाँ पर पहुंच जाएगा, 2 और 3 लोकेशन में। तो द कंपाउंड काइंड ऑफ लुक लाइक दिस। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 2 3 4, मतलब ये नाम हो गया इसका क्या, ब्यूट 2 इन। तो एक दूसरे का क्या हो गया, पोजीशन आइसोमरिज्म, क्योंकि यहाँ पर पोजीशन ऑफ द डबल बॉन्ड इज चेंज्ड। पहले वो था 1 2 लोकेशन में, अब कहाँ पर हो गया, 2 3 लोकेशन में। तो ये क्या, किसका एग्जाम्पल हो गया, पोजीशन आइसोमरिज्म का एग्जाम्पल हो गया। ऐसे ही एग्जाम्पल बहुत सारा दिखा सकते हैं हम लोग पोजीशन आइसोमरिज्म का। जैसे मानो CH3 CH2 CH सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड COOH है। इस वाले कंपाउंड में देख रहे हैं फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर है 1 2 3 4 यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर 1 नंबर पोजीशन फंक्शनल ग्रुप है, लेकिन सब ब्रांचिंग कहाँ पर मौजूद है, सेकेंड कार्बन में। और एक कंपाउंड दे रहे हैं जहाँ पर CH3 CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड COOH है, जहाँ पर 1 2 3 4, मतलब 3rd नंबर पोजीशन में सब ब्रांचिंग है, सब ब्रांचिंग। यहाँ पर सेकेंड कार्बन में सब ब्रांचिंग है, यहाँ पर थर्ड में सब ब्रांचिंग है। तो पोजीशन ऑफ सब ब्रांचिंग चेंज होने से भी क्या बन सकता है, एक पोजीशन आइसोमरिज्म मिल सकता है हमें। तो ये भी एग्जांपल हो गया कि एक्चुअली एक पोजीशन आइसोमरिज्म का। एंड पोजीशन ऑफ द क्या चेंज होगा, फंक्शनल ग्रुप मल्टीपल बॉन्ड या सब ब्रांच, इनका चेंज होगा तो उनको हम लोग क्या बोलेंगे, उनका पोजीशन आइसोमर बोलेंगे। जैसे और एग्जांपल, जैसे मानो बेंजीन रिंग है, वहां पर ऐसे करके 2 OH अटैच्ड है जो 1 और 2 लोकेशन में है OH। अब उनका पोजीशन चेंज हो गया, 1 और 4 में चला गया या 1 और 3 में चला गया।
तो मतलब यहाँ पर पोजीशन चेंज हो रहा है दोनों ही OH का, रेस्पेक्टिव पोजीशन चेंज हो रहा है, तो इसलिए ये क्या बन गया एक्चुअली, बन गया एक दूसरे का पोजीशन आइसोमर। क्या बन गया, पोजीशन आइसोमर। जैसे पोजीशन आइसोमर का और क्या एग्जांपल हो सकता है, जैसे एक ऐसा है कंपाउंड, इसका दोनों मिथाइल को मैं अलग अलग कार्बन में भेज दिया अब, तब ये बन गया क्या एक्चुअली एक पोजीशन आइसोमर। जैसे मानो एक ऐसे कंपाउंड है, यहाँ पर एक मिथाइल है, अब इस मिथाइल को मैं डबल बॉन्ड वाले कार्बन के साथ जोड़ दिया, तो ये बन गया और एक पोजीशन आइसोमरिज्म। जैसे पोजीशन आइसोमरिज्म के और एग्जांपल बहुत सारा हो सकता है, जैसे मानो यहाँ पर है साइक्लोहेक्साइल रिंग है, यहाँ पर डबल बॉन्ड है, यहाँ पर OH है, अब इस OH का पोजीशन को चेंज कर दे रहा हूँ, यहाँ पर भेज दिया, तो ये क्या बन गया एक दूसरे का एक पोजीशन आइसोमर बन गया एक दूसरे का। जैसे यहाँ पर और एक एग्जांपल दिखाना चाहूंगा, जैसे यहाँ पर बहुत सारे कंपाउंड में ड्रॉ कर रहा हूँ, एक है साइक्लोहेक्साइल रिंग जहाँ जिसके ऊपर है क्या इथाइल ग्रुप अटैच्ड है, और एक साइक्लोहेक्साइल रिंग है जहाँ पर एक ही कार्बन में दो मिथाइल अटैच्ड है, और एक साइक्लोहेक्साइल रिंग है जहाँ पर दोनों अलग अलग कार्बन में मिथाइल अटैच्ड है, और एक में जैसे 1 3 में मिथाइल अटैच्ड है, और एक में जैसे मानो 1 और 4 में मिथाइल अटैच्ड है, तो इनके बीच क्या रिलेशन है। जैसे ये मान लो हम लोग के लिए फर्स्ट, ये सेकेंड आइसोमर, ये थर्ड आइसोमर, ये फोर्थ आइसोमर, ये फिफ्थ आइसोमर, इनके बीच क्या रिलेशन है, कोई बताएगा। देखो एक को एक के साथ बाकी सारे का कंपैरिजन करके क्या देख पा रहे हैं, यहाँ पर जो मेन जो इथाइल का था वो इथाइल अब नहीं रहा किसी के अंदर, मैंने मेन प्रिंसिपल कार्बन चेन ही टूट गया बेसिकली। एक के साथ एक का और बाकी सारे में क्या फर्क है, एक के पास जो इथाइल चेन है वो बाकी सारे के किसी के पास भी नहीं है वो इथाइल चेन, तो मतलब यहाँ पर एक और बाकी सारे के साथ क्या रिलेशन है, चेन आइसोमर का रिलेशन है, माने 1 के साथ बाकी लोग माने 2 3 4 5, इन सब के साथ क्या रिलेशन है, एक दूसरे का चेन आइसोमर है, क्योंकि चेन का साइज ही अलग हो गया ना। और बाकी सारे को देखोगे जैसे 2 के साथ 3, बट 2 के साथ 4 या 2 के साथ 5, इनके साथ क्या रिलेशन है, पोजीशन आइसोमर का रिलेशन है, क्योंकि उनका पोजीशन अलग हो रहा है। देखो मिथाइल ग्रुप का 2 और 3 का कंपैरिजन करते हैं एक दूसरे में, देखो मिथाइल ग्रुप का पोजीशन अलग हुआ है, पहले में एक ही कार्बन था, 2 3 के साथ क्या हो गया एक दूसरे का पोजीशन आइसोमर बन गया, ठीक है ना। जैसे 2 के साथ, जैसे 3 के साथ 4 का भी सेम रिलेशन है, पोजीशन आइसोमर है, 4 के साथ 5 का क्या रिलेशन है, पोजीशन आइसोमर का रिलेशन है, मतलब सारे ही पोजीशन आइसोमर से एक दूसरे का। तो इस तरीके से आइसोमरिज्म शुरू करते हैं हम लोगों ने, आइसोमरिज्म जल्दी जल्दी खत्म हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास तक, ठीक है, सब लोग बाय।